Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube study channel. Here we will provide best 100 plus previous year objective questions of environmental engineering. This is part 2. We have already discussed part 1. It is very helpful for all civil competitive exams and it is presented by myself Dev sir. जैसा कि सभी viewers जानते हैं कि आप सभी लोगों को हम अलग अलग सब्जेक्ट का 100 प्लस प्रीवियस ईयर बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। सारे सब्जेक्टों का हमारे पास जो है एमसीक्यूज का सीरीज प्रिपेयर्ड है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सेपरेट सब्जेक्टों को देख सकते हैं। देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में हम और बेस्ट कर सकें, जिससे हम लोग 500 प्लस की सीरीज भी ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी सीवर का डायमीटर इंक्रीज कर दें तो ऐसे केस में जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली टू डिक्रीज इट या टू इंक्रीज इट फ्लक्चुएटिंग ऑन नील। क्या आपकी सेल्फ क्लोजिंग वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी इफ द डायमीटर ऑफ द सीवर विल इंक्रीज, देन टू डिक्रीज इट सेल्फ क्लोजिंग वेलोसिटी, क्या सेल्फ क्लोजिंग वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी, या फिर टू इंक्रीज इट, क्या फिर ये जो है सेल्फ क्लोजिंग वेलोसिटी आपके इंक्रीज हो जाएगी, या फिर फ्लक्चुएशन होगा, उसमें फ्लक्चुएटिंग करेगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी, या फिर नील होगी। बेसिकली कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जनरली यहाँ पर आपका जब भी डायामीटर जो है सीवर का इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर आपकी जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है बेसिकली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब भी हम डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है, इट मीन्स दैट द सेटलेबल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोटिंग पार्टिकल्स इन द वाटर। जो भी आपका रॉ वाटर है उसमें जितनी भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं तो वो सेटल हो जाए वेट पर, और वाटर आपका इस रेट से फ्लो करे, वो वेलोसिटी से फ्लो करे कि उसमें जो है जितने भी सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, उसके साथ फ्लो ना हो, वो बेड जो है बेड पर सेटल होते रहे और वाटर भी आपका इजीली पास होता रहे, उसमें डिस्चार्ज प्रॉपर बना रहे। तो इसको हम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बोलते हैं कि उसकी अपने आप ही स्वतः ही वो वाटर जो है क्लीन हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का हम कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दे रहे। तो according to this question, option B is the correct answer. Question number 1. Question number 2. The rate of BOD exerted at time is। बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है जो BOD एग्जर्ट कर रहा है किसी भी रेट से, तो मान लीजिए क्या कोई उसका क्या टाइम होगा जहां पे बेसिकली एग्जर्ट करा होगा। तो ऑप्शन ए है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD सेटिस्फाई। जहां BOD सेटिस्फाई होगा उसका डायरेक्टली होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग। जहां आपका BOD होगा, जो BOD रिमेनिंग होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेफिनेटली जब भी रेट ऑफ BOD एग्जर्ट करेगा किसी भी टाइम पर तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग। जो भी BOD आपका रिमेनिंग होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली ऑप्शन बी ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जो है आंसर है। इनवर्सली नहीं हो सकता है कभी सेटिस्फाई के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा रिमेनिंग BOD के। तो according to this question, option B is the correct answer, question number 2. Next question number 3. Generally, the detention period for grid chamber is kept as। ग्रिड चैम्बर जैसा कि आप जानते हैं जो भी सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होती है उसमें फर्स्टली हम जो अटैच करते हैं रॉ वाटर कलेक्टिंग यूनिट होती है। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, स्क्रीनिंग बार लगाते हैं, स्क्रीनिंग चैम्बर होता है, उसके देन हम ग्रिड चैम्बर यूज करते हैं। ग्रिड चैम्बर जनरली आपका कोई आयरन ब्लेड यूज कर दिया जाता है जो कि किसी भी एक एंगल पर होता है, यहाँ एंगल जो है 40 से 60 के बीच में वेरी करता है। जो भी क्या करता है, इट इज बेसिकली यूज टू रिमूविंग द लास्ट फ्लोटिंग पार्टिकल्स, या फिर रिमूविंग द सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल। जो भी सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक है उनको क्या करते हैं, बेसिकली हटाने के लिए आपका ग्रिड चैम्बर यूज होता है। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट का ही एक क्या है, पार्ट है। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं उसका डिटेंशन पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन क्या आपका, डिटेंशन पीरियड उसका क्या होगा। तो डिटेंशन पीरियड की बात करें तो ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन पीरियड जनरली क्या होता है, 1 से 2 मिनट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम के अकॉर्डिंग, और जहां भी जितने ऑप्शन है इनको देखते ही मार्क करेंगे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हमारा 1 मिनट, राइट। मैं बताता जहां आप ग्रिड चैम्बर की बात करते हैं उसका जो है डिटेंशन पीरियड 1 से 2 मिनट होता है।
अगर रिटेंशन पीरियड ऑफ आपका कोगुलेशन टैंक का पूछता है तो 2 to 6 आवर्स होता है बेसिकली, जब भी किसकी बात कर देंगे, कोगुलेशन चैम्बर की या कोगुलेशन टैंक की, राइट। उसकी अगर बात करेंगे तो आपका कितना होता है। इससे रिलीवेंट फैक्ट बता रहा हूँ, जनरली मान लीजिए क्वेश्चन से आ गया बताइए जनरली रिटेंशन पीरियड फॉर कोगुलेशन टैंक, तो जनरली क्या होगा उसका 2 to 6 आवर होगा, राइट। अगर सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो 4 to 8 आवर्स होता है ना, या 4 to 6 आवर्स, इस तरह से ऑप्शन मिले तो ये क्या आपका किसका होता है, सेडिमेंटेशन टैंक का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिटेंशन पीरियड ऑफ सेप्टिक टैंक, अगर सेप्टिक टैंक आप कभी पूछते हैं तो सेप्टिक टैंक का जनरली आपको पता है 12 आवर्स से 24 आवर्स होता है, 12 घंटे से 24 घंटे होता है, ये आपका सेप्टिक टैंक का होता है, राइट। इसी तरह से जो भी डिफरेंट यूनिट होंगे उनका डिफरेंट रिटेंशन टाइम होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ग्रिड चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो ग्रिड चैम्बर के लिए हमारा 1 से 2 मिनट होता है डिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो ऑप्शन ए है, तो ए ऑप्शन 1 मिनट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप्स which has the property of being strong, not easily corroded and long life, but it heavy and brittle is called। बेसिकली ऐसे हम जो है सप्लाई पाइप को देख रहे हैं जहाँ पर क्या है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीइंग स्ट्रॉन्ग, नॉट इजीली क्रोडेड, बेसिकली वो जनरली क्रोडेड नहीं होंगे, कहीं उस पर कोरोजन इजीली नहीं लगेगा, एंड लॉन्ग लाइफ काफ़ी जो है लंबे समय तक चलने वाले होंगे, बट इज हैवी एंड ब्रिटल, वो काफ़ी हैवी होंगे, ब्रिटल होंगे। तो ऐसी कंडीशन के बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो, है ना, ब्रिटल हो, कोडेड नहीं होंगे, तो ये कंडीशन हमारी सिर्फ किसको प्रेफर कर रही है, कास्ट आयरन को प्रेफर कर रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, कास्ट आयरन की। तो जनरली जो हमारा सप्लाई पाइप होगा किस मटेरियल का होगा, बेसिकली कास्ट आयरन का होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी कास्ट आयरन में होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। अगर समझ लीजिए इजीली करोडेड नहीं लिखा होता है ना, नॉट इजीली करोडेड सर नहीं लिखा होता, मान लीजिए ब्रिटल होता, हैवी भी होता है, एंड इस तरह का कोई ऑप्शन अगर दे देते तो हम वहाँ पर क्या मानते, फिर रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप मान लेते। लेकिन यहाँ पर नॉट इजीली करोडेड, वो इजीली करोडेड नहीं होगा, तो ऐसा कास्ट आयरन का ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर कैरीज सिस्टम ऑफ द कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट का जो भी कलेक्शन है वाटर कैरीज में, बेसिकली क्या है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, इज चीपर इन इनिशियली कॉस्ट देन ड्राई कंजर्वेशन सिस्टम। ऑप्शन बी, रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। यही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली। तो उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट के लिए बेसिकली क्या है, उसको कलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। जब उसको डिस्पोज करेंगे बेसिकली क्या है, वहाँ पर कुछ ना कुछ उसको ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्स है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट मानेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का रेशियो बेसिकली क्या होता है, स्लज इंडेक्स वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए जनरली जो इसका अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, स्लज इंडेक्स वॉल्यूम की बात करेंगे, हम किसकी बात करते हैं, स्लज इंडेक्स वॉल्यूम की बात करते हैं। तो स्लज इंडेक्स जो होगा उसके लिए बेसिकली स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की अगर बात करते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के लिए अगर देखें तो जनरली क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ द स्लज बाय वॉल्यूम टू द परसेंटेज ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी परसेंटेज आपका स्लज वॉल्यूम होगा किससे, सस्पेंडेड सॉलिड से और उसके वेट से। तो बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम, एक तो परसेंटेज ऑफ स्लज क्या है बाय वॉल्यूम, जो वॉल्यूम से लेंगे, 2% ऑफ सस्पेंडेड बाय वेट, एक तो वॉल्यूम से ले लिया स्लज कितना आ रहा है, और एक आपका स्लज ले लिया कि भाई वेट कितना आ रहा है ना। तो ये दोनों का रेशियो बेसिकली क्या होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the biochemical treatment of the seaways effluents is essentially a process of, while बायोकेमिकल बेसिकली ट्रीटमेंट की बात हो रही है, जब भी सीवेज की बायोकेमिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो क्या जो है एफ्लुएंट एसेंशियल है, प्रोसेस में आता है। तो उसके लिए अगर बेसिकली बात करेंगे तो उसके लिए आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन जनरली क्या है आपका एसेंशियल है, बेसिकली उसकी जो है बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए। तो ऑक्सीडेशन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। जब भी बायोकेमिकल ट्रीटमेंट की बात करेगा सीवेज में तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट मानते हुए टिक लगाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन।
बेसिकली पर कैपिटा कंजप्शन आप जानते होंगे कि पर डे किसी भी एक पर्सन को कितनी नीड है, या 24 आवर्स में उसको कितनी वाटर की नीड है सपोज। तो अगर डोमेस्टिक लेवल पर माने तो 135 लीटर पर पर्सन पर डे या पर कैपिटा पर डे होता है। अगर 135 लीटर उसे वाटर की नीड है पर पर्सन को, उसमें जो है वो बोथिंग करेगा, उसमें ही ड्रिंकिंग करेगा, उसमें ही सब कुछ करेगा, बेसिकली टोटल डिमांड होती है उसकी पर डे की पर कैपिटा। तो यहाँ पर हम बेसिकली पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या कॉज है जिससे आप पर कैपिटा कंजप्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, बेसिकली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा होता है कि हमें नीड है 135 लीटर वाटर की, है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 200 लीटर को वेस्ट कर रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि जितने नीड होती है उस नीड से ज़्यादा आप कंजप्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स के भी कोई ना कोई लिमिटेशन है, तो हम उस रिसोर्स को कंजर्व कर पाएँ वो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिकली कई सारे जो है फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, कई सारी जो है टैक्टिक्स होती है जिससे हम क्या करते हैं कुछ कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि बेसिकली कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो जनरली यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम, अगर आप मीटरिंग सिस्टम अलाउ कर देंगे, कहीं पर मीटर दे देंगे, उसकी यूनिट के हिसाब से जब भी बिल लगेगा जो हाउस होल्ड से उन पर कि भाई आपके इस यूनिट का इतना पेमेंट है, इतने लीटर वाटर कंजप्शन आप कर रहे हैं, इतना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इतना जो है अमाउंट आपका बनेगा। तो बेसिकली फाइनेंशियली असॉर्ट होगा, तो बेसिकली क्या करेंगे पीपल्स, वो क्या करेंगे अपनी लिमिट के हिसाब से ही यूज़ करेंगे और उसी के हिसाब से वो कंट्रोल करेंगे। बिकॉज फाइनेंशियली है तो लोग क्या करते हैं उसे एक ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पर कैपिटा कंजप्शन डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए विच नेम ऑफ द मीटर बेसिकली यूज्ड फॉर मेजर द वाटर क्वांटिटी, है ना, फॉर द हाउस होल्ड। जहाँ पे हाउस होल्ड के लिए आप मीटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आपने जो मीटर प्लेस किया हाउस होल्ड में, बेसिकली उस मीटर का क्या नाम है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट मीटर बोलते हैं। जब वाटर की क्या है आपकी यूनिट मेजर करता है कितना वाटर आपने कंज्यूम किया है, उसका कितना कंजप्शन लिया है। तो इसके लिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं, उस मीटर का क्या नाम है, जो भी लगाते हैं उसका नाम है आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कई सारी चीज बताई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द suitable method of forecasting populations for a young and rapid increasing cities। अगर कोई सिटी ऐसी है जो काफी यंग, मान लीजिए रैपिडली इंक्रीज हो रही है और बहुत ही ज्यादा यंगेस्ट है, वहाँ पर कई सारी पॉपुलेशन यंग में है, कई सारे नंबर्स यंग में है, तो ऐसे केस में कौन सा मेथड सुटेबल होगा वहाँ की पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए। जनरली पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों की जाती है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इसलिए की जाती है कि मान लीजिए आज कोई आप वाटर टैंक बना रहे हैं, या फिर कोई मान लीजिए किसी भी तरह का वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं उस सिटी को। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बेसिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई आज की डेट में आपने उसको डिजाइन कर दिया, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, आने वाली जितनी भी नेक्स्ट ईयर्स हैं, उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगी, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रही है, तो आपकी जो कंजप्शन है, आपने जो सिस्टम डिजाइन किया था वो तो आपने कांस्टेंट लेवल पर डिजाइन किया कि भाई 20,000 पीपल्स के लिए, या फिर मान लीजिए 1 लाख पीपल्स के लिए जो सिस्टम मैंने डिजाइन किया है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम बनाया है। लेकिन वहां पर आपकी पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, तो फिर क्या होगा, वो सिस्टम आपका धीरे धीरे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या होगा, फेल होने लगेगा, क्योंकि लोगों को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि आज क्या पॉपुलेशन है, और आने वाले आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 20 ईयर बेसिकली पॉपुलेशन क्या होगी, आफ्टर 2 डिकेज या आफ्टर 3 डिकेज बेसिकली क्या पॉपुलेशन होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बोलते हैं कि पॉपुलेशन वहाँ की देखते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है, और आने वाले टाइम में, आने वाली ईयर्स में क्या पॉपुलेशन होगी, तो उसके हिसाब से ही फिर हम उसे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कैपेसिटी को। तो यहाँ पर अगर हम यंग और कोई रैपिडली ग्रोइंग या इंक्रीज सिटी की अगर बात करेंगे, तो इसके लिए कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल माना जाता है, तो इन सभी के लिए आपका जो मेथड सुटेबल माना जाता है वो आपका जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड सुटेबल माना जाता है, राइट। अगर बोल देते कि किसी ओल्ड सिटी के लिए बेसिकली क्या होगा, है ना, पहले एग्जिस्टेड सिटी है, आपको पूरा डेटा पता है, बेसिकली उसी के लिए फिर वापस डिजाइन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड सुटेबल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटरबोर्न डिसीज। बेसिकली इनमें से कौन सी वाटरबोर्न डिसीज नहीं है जो वाटर से नहीं होती बेसिकली। तो जनरली देखते हैं कौन सा ऐसा जो है बेसिकली कौन सी ऐसी डिसीज है जो वाटर से नहीं होती। तो देखो बेसिकली कॉलेरा, टाइफाइड और डेंसिटी, ये सारी किससे होती हैं, आपके वाटर से होती हैं। लेकिन मलेरिया, आपका जो मलेरिया डिजीज है वो बेसिकली किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है, बेसिकली मॉस्किटो के काटने से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा कि ये वाटरबोर्न डिजीज नहीं है, बाकी सारी वाटरबोर्न डिजीज है, राइट।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडर्ड EDTA थाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी। अगर आपको स्टैंडर्ड EDTA बेसिकली यूज कर रहे हैं तो वाटर के क्या निकालने में ये हेल्प करेगा, वाटर का ऐसा क्या निकालना चाहते हैं, वाटर में आप बेसिकली क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, इसके लिए ये हेल्पफुल है ये स्टैंडर्ड बेसिकली। तो EDTA जनरली हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर या टू डिटरमाइन द हार्डनेस इन द वाटर। तो जनरली इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। अगर मान लीजिए टर्बोलिटी निकालना है तो वहाँ पर आपका स्टैंडर्ड सिलिका जो है स्टैंडर्ड सिलिका स्केल होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल रहे हैं आप बेसिकली, तो वहाँ पर हम बेसिकली विंकलर मेथड यूज़ कर देते हैं। रेजिडुअल क्लोरीन निकालने के लिए ऑर्थोडोलाइन टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो कई सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो क्या करते हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट हो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, the settling velocity of particle in a sedimentation tank depends on। देखिए बेसिकली सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी, है ना, पार्टिकल्स की जब वो सेटल हो रहे हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में पूछा गया किस बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पूछा गया कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक, किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल्स की वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगी। तो जनरली इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। बेसिकली ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी। व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक विल इंक्रीज देन आल्सो इंक्रीज द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ सेडिमेंटेशन टैंक, राइट। तो जब भी हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन डेप्थ ऑफ टैंक। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं डेप्थ ऑफ टैंक को मार जाते हैं, लेकिन यहाँ के सरफेस एरिया ऑफ टैंक इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन टैंक इज यूजुअली केप्ट एज। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन आपको जस्ट बताया, ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था आपका, कोगुलेशन टैंक का डिटेंशन पीरियड क्या है। तो एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें हम बताते चलते हैं साथ ही साथ। तो डिटेंशन पीरियड आपका कोगुलेशन टैंक का पूछा गया, तो कोगुलेशन टैंक के लिए बेसिकली डिटेंशन पीरियड जो होता है वो कितना होता है 2 to 6 आवर्स बेसिकली। तो जो है आपका 2 से 6 घंटे आपका क्या होता है डिटेंशन पीरियड फॉर कोगुलेशन टैंक। अगर कभी फ्लोकुलेशन के लिए पूछा जाए तो उसके लिए जनरली जो आपका डिटेंशन टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। पीरियड ऑफ क्लीनिंग और क्लीजिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट। बेसिकली जो आपका स्लो सैंड फिल्टर है, देखिए 2 टाइप्स के मेनली फिल्टर होते हैं आपका, एक स्लो सैंड फिल्टर है, एक आपका मेनली रैपिड साइड फिल्टर है। देन हम ग्रेविटी फिल्टर डिफरेंट यूज करते हैं। तो यहाँ स्लो साइड फिल्टर पूछा गया है कितना क्लीजिंग पीरियड है, वो कितने समय में वाटर को क्लीन कर देता है, राइट। ये देखिए बहुत ही लार्ज एरिया वाले टैंक होते हैं, बहुत इसके बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है, बहुत ही स्लो रेट के होते हैं। पहला तो स्लो साइड फिल्टर ये समझेंगे कि इट्स रेट इज वेरी स्लो। क्या होता है, इसकी रेट बहुत ही स्लो होती है वाटर रेट करने की, राइट। वाटर को फिल्टर करने की बहुत ही स्लो रेट होती है, पहली बात। दूसरी बात, इट रिक्वायर्ड वेरी लार्ज एरिया। ये जहां भी बनेगा वहां पर बहुत ही लार्ज एरिया रिक्वायर्ड, इसके लिए काफी एरिया घेर लेगा, तो काफी लार्ज एरिया में बनता है। तीसरा फैक्ट इसके लिए याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्लो साइड फिल्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रैपिड साइड फिल्टर। ये वाटर को बहुत ही अच्छे से क्लीजिंग करेगा, वाटर को बहुत अच्छे से फिल्टर करेगा। तो इसका जो अगर कभी एफिशिएंसी पूछ लिया जाए कि एफिशिएंसी ऑफ स्लो साइड फिल्टर कितना है, तो 97 से लेके 99% तक होती है। कितनी, 97 से लेके 99%। तो बहुत ही ज़्यादा इस देखिए आप, बहुत अच्छा जो है सोल्यूशन फिल्टर है। जनरली आप कभी देखें तो सोल्यूशन फिल्टर को हम इसका एक लिमिटेशन है कि इसको हम क्यों नहीं बना पाते, इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत लार्ज एरिया रिक्वायर्ड रहता है। इसको हम जनरली कहाँ प्रोवाइड करा देते हैं, जो आपके रूरल एरियाज़ है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ बेसिकली हम विलेजेस एरिया में इसको प्रोवाइड करा देते हैं। वहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक बेसिकली, तो वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, राइट। नो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ स्लो साइड फिल्टर की बात हो रही है, तो स्लो साइड फिल्टर को क्लीजिंग करेंगे। क्लीजिंग जो पीरियड होता है उसका क्लीनिंग पीरियड होगा वो बेसिकली इसका क्लीनिंग पीरियड अगर बात करें हम स्लो साइड फिल्टर की, क्लीनिंग पीरियड ऑफ स्लो साइड फिल्टर 2 to 3 मंथ होगा, 2 से 3 महीने होगा। और वहीं पर अगर रैपिड साइड फिल्टर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर रैपिड साइड फिल्टर के लिए बेसिकली 4 to 8 आवर्स मैक्सिमम, 2 से 4 घंटे में आपका रैपिड साइड फिल्टर क्या करता है, वाटर को क्लीजिंग कर देगा, राइट, उसकी क्लीनिंग कर देगा। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो साइड फिल्टर इज अबाउट 2 to 3 मंथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15,
The process in which the chlorination is done beyond the break even point is known as। जो भी आपका ब्रेक पॉइंट होता है बेसिकली, जहाँ ब्रेक पॉइंट होता है उसके देन आफ्टर की बात करेंगे, जहाँ ब्रेक पॉइंट आपको मिल जाए उसके बाद भी आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, क्लोरिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको जनरली क्या बोलेंगे। तो कई सारी क्लोरीन की स्टेज होती है क्लोरिनेशन की। आपका मान लीजिए प्री क्लोरिनेशन है, पोस्ट क्लोरिनेशन होता है ना, आपका जो है सुपर क्लोरिनेशन होता है, हाइपर क्लोरिनेशन होता है। तो जब भी ब्रेक इवन पॉइंट, आपका ब्रेक पॉइंट आ जाएगा जहाँ आपने बेसिकली क्लोरीन प्रोवाइड करा दी, देन उसका अब अगर डोज उसे दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्लोरिनेशन बेसिकली क्यों दिया जाता है? बेसिकली क्लोरिनेशन दिया जाता है क्योंकि जहाँ भी उसके जितना भी डिसइंफेक्शन है, बेसिकली जहाँ भी उसके जो है बैक्टीरिया है उन्हें क्या करें, हम किल कर पाए, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इज। जो आपकी डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी है, रेट ऑफ किलिंग बैक्टीरिया जो एफिशिएंसी है, वो जनरली किस पर डिपेंड करेगी, उसका क्या होगा बेसिकली, इट इज बेसिकली इंक्रीज एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। जब भी पीएच वैल्यू वाटर का हायर होगा तो क्या होगा, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। जनरली आप लोग जानते होंगे कि पीएच वैल्यू अगर वाटर का जनरली कहाँ से कहाँ वेरी करता है। पीएच वैल्यू वाटर को हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल पे मेजर करते हैं, जो कि उसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 होती है ना। तो ये जो है पीएच स्केल है 0 से 14, इस पर टोटल वैल्यू होती है, और यहाँ मान लीजिए मिड में 7 वैल्यू है, इस तरह से ये 7 होता है। तो 7 जब भी पीएच आपको मिल रहा है तो वो न्यूट्रल वाटर है। अगर 7 से लेस होगा तो वो एसिडिक वाटर है, वो एसिड होगा। और 7 से अबव है तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। तो ऐसी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब भी पीएच वैल्यू बढ़ेगा वो बेसिक होता चला जाएगा, तो वहाँ पर डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज होगी। इट मींस दैट जो भी आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया वाटर में वो क्या होंगे, डिके हो जाएंगे, उनका क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द सुटेबल लेआउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए रेगुलरली ग्रोइंग टाउन इज। नेक्स्ट आपने देखो, आपको बता दूं, आपने पार्ट अगर फर्स्ट देखा हो मेरा, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट को देखिएगा, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट फर्स्ट है ना, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट फर्स्ट देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम रेगुलर ग्रोइंग टाउन के लिए बात करेंगे, रेगुलर डेवलप्ड सिटी या टाउन के लिए बात करते हैं, तो वहां पर हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, डेड एंड सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करते हैं। डेड एंड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो भी आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे वो डेड एंड सिस्टम होगा, उसके एंड कैसे होंगे, डेड होंगे, वहां से आप कनेक्शन ले सकते हैं, वहां पर पॉइंट क्लोज हो रहते हैं। लेकिन अगर वेल प्लान सिटी के लिए बात करेंगे, आपने प्रॉपर प्लान किया हुआ सिटी आपका, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, रिंग आयरन सिस्टम बेसिकली यूज करेंगे, या रिंग सिस्टम आप क्या करेंगे बेसिकली वहाँ पर यूज कर लेते हैं। और अगर बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ रोड डिजाइन कर रहे हैं कि भाई रोड का इस तरह का पैटर्न है, उस तरह से अगर आप बेसिकली डिजाइन कर रहे हैं किसी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, तो आपका ग्रिड आयरन सिस्टम वही बिहेव करता है ना। तो और अगर आउटर फेरी फेरी ऑफ द रोड अगर देख रहे हैं कि भाई किसी आउटर फेरी फेरी पे अगर बेसिकली डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ रेडियल सिस्टम पे बेसिस रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, अ सीवर दैट रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ अ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। देखिए डिफरेंट हाउस सीवर से आपका जो है सीवर आ रहा है, मान लीजिए डिफरेंट सीवर लाइन थी, उनसे जो है सीवर आ रहा है जनरली, और कहाँ रिसीव कर रहे हैं आप उसे, किसी भी एक सीवर में, तो उस सीवर को जनरली क्या बोलते हैं, तो उसे हम लेटरल सीवर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज। जनरली टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज बेसिकली डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे उसे जरा बताएं। तो देखिए पहला ऑप्शन बेसिकली क्या दे रखा है, द टाइम टेकन बाय रेनफॉल वाटर टू रन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट वाटर सेट टू द इनलेट ऑफ सीवर। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी में देखते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन सीवर टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। तो जहाँ भी आप बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड देख रहे हैं किसी वाटर फ्लो के लिए सीवर पॉइंट से, तो ये भी आपका कैसा है, करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर जब भी कंसंट्रेशन टाइम की बात करेंगे तो क्या करते हैं, एक तो टाइम टेकन बाय द रेनफॉल टू रन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर सेट टू द इनलेट ऑफ द सीवर, प्लस हम क्या करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन सीवर टू द पॉइंट ऑफ अंडर कंसिडरेशन, जो आपने कंसिडर किया हुआ है और जो भी आपने इनलेट में लिया हुआ है सीवर, उन दोनों का क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलेंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी, दोनों का सम ऑफ ए एंड बी, तो बोथ का सम होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम इज। देखो जब भी सेपरेट सीवेज सिस्टम आप बेसिकली यूज करेंगे, जहाँ कंबाइंड नहीं है, सीवर है, तो सेपरेट सीवेज है, सेपरेट सीवेज के केस में मोस्ट सुटेबल सेक्शन आपका सीवर का कैसा होगा, किस तरह का शेप बेसिकली यूज करेंगे सीवर का। तो बेसिकली उस सीवर का जो शेप होगा जनरली वो कैसा होता है, सर्कुलर होगा। यहाँ सेपरेट है, ध्यान रखेंगे, सेपरेट के लिए आप सर्कुलर यूज करेंगे, कंबाइन के लिए एग शेप बेसिकली यूज कर लेते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी सर्कुलर सेक्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू व्यूअर्स। जैसा कि आपने देखा सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए, बेसिकली उनका करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसके अराउंड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड की गई है। और ऐसी तरह से हमारे सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। डीसीएस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेसिकली हो ही गया है, डीसीएस भी हो गया है, आपका सर्वे, बीएमसी, देन कई सारे सब्जेक्ट और है बेसिकली जो चल रहे हैं हमारे कंटिन्यूस इस पर, और उनको आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस पर कंटिन्यू वर्क कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लगातार काम कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट जो है क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, उनकी सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं लगातार। तो आप लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सारे एमसीक्यूज देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप कमेंट करिए, हमको बताइए, अगर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और उसको बताइए। आपके सजेशन की भी नीड है, ऐसा नहीं। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।